आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 30 जुलाई 2026 की रात और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। इस शो में आज आप देखेंगे अब कुवैत में मौजूद अमरीकी एयरबेस पर ईरान का बड़ा हमला, कई हेलीकॉप्टर्स और फौजी साजो सामान तबाह करने का दावा। इससे पहले जॉर्डन में फाइटर जेट तबाह करने का किया था ऐलान। इसराइली फौज के अंदर बगावत जैसे हालात, दर्जनों फौजी हथियार छोड़कर बेस से बाहर निकले। स्पेन की सरहद पर बड़ा माइग्रेशन क्राइसिस, मोरक्को के हजारों लोगों के गैर कानूनी तौर पर स्पेन में घुसने की हैरत अंगेज तस्वीरें आई सामने। हूथीस के सुप्रीम लीडर की सऊदी अरब को खुली धमकी, कहा अब करेंगे बराबरी का हमला, दहला कर रख देंगे महल। रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त वार, मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन से कई शहर दहले। और अरबाइन 2026 का रूहानी सफर जारी, दुनिया भर से लाखों जायरीन करबला की तरफ रवाना। हेडलाइन से ज्यादा होंगी खबरें, हेडलाइन से भारी होंगी खबरें। आजाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, अब तक ना किया हो सब्सक्राइब जिन्होंने वो कर लें प्लीज, और इस वीडियो को अगर पसंद करें तो आगे भी बढ़ाएं। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर की। जॉर्डन के बाद अब कुवैत में मौजूद अमरीकी मिलिट्री अड्डा भी ईरान के बड़े हमलों की जद में आ गया है। ईरान ने अपने हमले की तस्वीरें जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका के कई मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और फौजी साजो सामान तबाह कर दिए गए हैं। दोस्तों, जॉर्डन में अमरीकी फौजियों और F-35 फाइटर जेट्स को निशाना बनाने के बाद अब ईरान का कहना है कि उसने 30 जुलाई की सुबह ही कुवैत में मौजूद अमेरिका के एक और अहम एयरबेस पर तबाही मचा दी। ये खबर 30 जुलाई की शाम करीब 6:30 बजे ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी की तरफ से सामने आई, जिसमें IRGC के हवाले से बताया गया कि ऑपरेशन नस्र 2 को आगे बढ़ाते हुए कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया। IRGC का दावा है कि कुवैत में हुए इस हमले में 2 ड्रोन हैंगर्स पूरी तरह से तबाह कर दिए गए, जबकि फाइटर जेट्स और मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बड़ा फ्यूल टैंक, तेल का टैंक, आग लगने के बाद बुरी तरह से जल गया। ईरान के मुताबिक इस आग में कई अमरीकी मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भी तबाह हो गए और एयरबेस के अंदर मौजूद अहम फौजी इक्विपमेंट को, फौजी साजो सामान को बड़ा नुकसान पहुंचा। यानी अगर ईरान की ये बातें सही साबित हो जाती हैं तो साफ है कि अब उसकी मिसाइलें एक के बाद एक मिडिल ईस्ट में मौजूद अमरीकी मिलिट्री अड्डों को निशाना बना रही हैं और अमेरिका की डिफेंस लाइन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अमेरिका और कुवैत की तरफ से अभी तक इन दावों की कोई ऑफिशियल तस्दीक सामने नहीं आई है। हो सकता है कि वो अपने नुकसान का कैलकुलेशन करने में लगे हों। इसराइली फौज के अंदर बगावत जैसे हालात पैदा हो गए हैं और 30 जुलाई की शाम सामने आई ये तस्वीरें अब पूरी दुनिया में सबसे अहम, सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रही हैं। दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ गलबहियां कर रहे बेंजामिन नेतन्याहू के लिए इससे बड़ा झटका शायद ही कोई हो सकता था। एक तरफ वो ईरान, गजा और लेबनान के खिलाफ आगे की जंग की स्ट्रेटजी बना रहा है व्हाइट हाउस में बैठकर, उधर दूसरी तरफ उसकी अपनी फौज के अंदर ही बवाल मच गया है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिवाती ब्रिगेड की, IDF की गिवाती ब्रिगेड की तजाबार बटालियन है, इसके दर्जनों फौजियों ने अपने हथियार छोड़ दिए और दुनिया भर में बदनाम अपने सिदे तैमान बेस को छोड़कर बाहर निकल गए। सिदे तैमान बेस बड़ा बदनाम है, बता रहा हूं क्यों। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब नए इसराइली कमांडर ने बटालियन की पुरानी निशानियां, साइन और रवायतें हटाने का हुक्म दिया। एक इसराइली फौजी का दावा है कि एक जो नया कमांडर है उसने सन्नी देओल के 2.5 किलो के हाथ के बराबर 5 किलो के हथौड़े से उन निशानों को खुद तोड़ दिया, जिसके बाद मामला पूरी तरह से भड़क गया। लोग हथियार छोड़कर बाहर निकल गए फौजी। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियोस में दर्जनों फौजी अपना बेस छोड़ते हुए अपने ही अफसरों के खिलाफ नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। लग रहा होगा गाना गा रहे हैं, लेकिन नारे लगा रहे हैं। जबकि इसराइली मीडिया का कहना है कि इस वॉकआउट के बाद पूरी बटालियन की लड़ने की सलाहियत बुरी तरह से मुतासिर हुई है। दोस्तों, सिदे तैमान वही बदनाम मिलिट्री बेस है और यहाँ एक वो बदनाम जेल है जिसमें फ़लस्तीनी कैदियों पर तशद्दुद, मेडिकल लापरवाही और यहाँ तक कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे संगीन इल्ज़ाम भी लगते रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने माना है कि ये वाक़या बेहद गैर मामूली है और अब इसकी बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी गई है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल
अब यही है कि जिस फौज के अंदर ही बगावत जैसे हालात पैदा हो रहे हों, आखिर उसी के दम पर नेतन्याहू आगे कितनी लंबी जंग लड़ पाएगा। हालांकि ये वो म्यूटनी नहीं है, वो बगावत नहीं है जिसमें एक मुल्क का निज़ाम पलट दिया जाता हो। ये अपने ही अंदर नाइत्तफाकियों वाली बगावत है और यूँ कहिए कि अंडरस्टैंडिंग की कमी भी है। ये सुलझा ली जाएगी, लेकिन फिर भी तस्वीर बड़ी होती है तो दिखाई ज़रूर जाती है, और ये तस्वीर बड़ी थी। बढ़ते आगे, आज स्पेन में बड़ा बवाल हो गया। दूसरे मुल्क के हज़ारों लोग उसकी सरहदों के अंदर घुस आए, इनसिक्योरिटी फैल गई जी। दोस्तों, ये मोरक्को के माइग्रेंट्स हैं, मुस्लिम अरब मुल्क मोरक्को के माइग्रेंट्स। ये उन्हीं की तस्वीरें हैं जो गैर कानूनी तौर पर समंदर तैर कर अपनी जान जोखिम में डालकर स्पेन में दाखिल हो गए। वो जान हथेली पर रख कर आए हैं और आगे उनके मुक़द्दर में क्या लिखा है उन्हें खुद भी नहीं मालूम, लेकिन जहाँ से आए हैं वहाँ उनके नसीब में कुछ भी नहीं बचा था। 30 जुलाई की शाम आई रिपोर्ट्स के मुताबिक मोरक्को के करीब 30,000 माइग्रेंट्स, 30,000 पनाहगुज़ीन, या यूँ कहें कि 30,000 मजबूर लोग स्पेन के शहर स्यूटा की तरफ उमड़ पड़े, जबकि बड़ी तादाद में लोग समंदर तैर कर वहां पहुंचने में कामयाब भी हो गए हैं। सामने आई वीडियोस में हज़ारों नौजवान, औरतें और बच्चे स्यूटा शहर की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, सरहदें लांघ रहे हैं, जबकि कुछ लोग वीवा एस्पानिया यानी स्पेन जिंदाबाद के नारे भी लगाते नजर आए। स्पेन की हुकूमत ने कहा कि सरहदों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन नेशनल इमरजेंसी लगाने से इनकार कर दिया गया है। उधर स्यूटा की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि माइग्रेंट्स के लिए बनाए गए तमाम सेंटर्स भर चुके हैं और सैकड़ों लोग सड़कों पर रात गुजारने पर मजबूर हैं। इसके साथ ही ज़्यादा पुलिस और फौज तैनात करने की दरख्वास्त भी कर दी गई है। दोस्तों, मई 2021 के बाद ये स्पेन की सरहद पर सबसे बड़ा माइग्रेशन क्राइसिस माना जा रहा है। तब सिर्फ 2 दिनों में 8,000 से ज़्यादा लोग स्यूटा में दाखिल हो गए थे। दोस्तों, ये उसी मोरक्को के लोग हैं जिसके हुक्मरानों ने अमेरिका की गोदी में बैठकर अमेरिका की जी हुजूरी करते हुए इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड्स पर दस्तखत कर लिए थे। लेकिन फ़लस्तीन से की गई इस दगाबाजी के बाद भी वहाँ के हालात नहीं बदले। आज भी वहाँ के हज़ारों नौजवान बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अपनी जान दांव पर लगाने को मजबूर हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इसराइल से रिश्ते बढ़ाने और अमेरिका के करीब जाने के बाद भी किसी मुल्क के लोग अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए गैर कानूनी तौर पर दूसरे मुल्कों में घुसने पर मजबूर हों, तो फिर ऐसी पॉलिसी से उस मुल्क की आवाम को आखिर हासिल क्या हुआ, सिवाय वहाँ के हुक्मरानों को जिन्हें नो बोलना नहीं आता, जिनकी रीढ़ में पानी नहीं है कि वो इनकार कर दें अमेरिका के किसी हुक्म को। उन्हें ज़ाती फ़ायदे मिल गए होंगे। इसराइल से दोस्ती करके क्या हासिल हुआ? अब्राहम अकॉर्ड्स पर साइन करके कुछ तो हासिल होना चाहिए था। ये तो शर्त होनी चाहिए थी कि हमारे बेरोजगारों को अमेरिका में नौकरी दो, लेकिन वो अपनी जान जोखिम में डालकर समंदर तैर कर स्पेन जा रहे हैं, जहां खुद के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन मोरक्को से बेहतर है। बढ़ते आगे, यमन के हुथीस के सुप्रीम लीडर ने सऊदी अरब को खुली धमकी दे डाली है और अब ऐसा लग रहा है कि यमन और सऊदी अरब के बीच टकराव पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक फेज़ में दाखिल हो चुका है। जुमेरात को ये धमकी सामने आई। यमन के हुथी लीडर अब्दुल मलिक अल हुथी ने कहा कि सऊदी अरब अमेरिका और इसराइल और ब्रिटेन के साथ मिलकर इस पूरे इलाके में ज़ायनी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। कौन? सऊदी अरब। हुथीस के लीडर ने कहा, अब हमारा जवाब साफ होगा, एयरपोर्ट के बदले एयरपोर्ट, बंदरगाह के बदले बंदरगाह को ठोकेंगे और नाकेबंदी के बदले नाकेबंदी लगा ही जा चुकी है। दोस्तों, ये सिर्फ धमकी नहीं रही। पिछले 2 हफ्तों में हुथी लड़ाके सऊदी अरब से जुड़े कई ऑयल टैंकर्स, रेड सी से गुजरने वाले जहाज़ों और सऊदी अरब के जिजान और यानबू इलाकों में मौजूद ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बना चुके हैं, नुकसान कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लगातार हमलों के बाद बाब अल मंदब से गुजरने वाली शिपिंग कई महीनों की सबसे निचली सतह पर पहुंच गई है। जहाज़ कम हो गए हैं, समुद्री तिजारत पर असर पड़ रहा है और सऊदी अरब समेत कई मुल्कों को भारी नुकसान हो रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को मिडिल ईस्ट में जो उथल पुथल शुरू हुई, उसके बाद सिर्फ जंग, सिर्फ जंग, सिर्फ जंग, कभी इसकी कभी उसकी, कभी उसकी कभी उसकी। और अब ये सबसे ख़तरनाक फेज़ है, क्योंकि इसमें
सऊदी अरब दाखिल होता दिखाई दे रहा है। और हाँ, इजिप्ट वाला हो सकता है अगला वीडियो कंफर्म हो गया है कि हमला हुआ है, हादसा नहीं, बताएंगे। अगली खबर, रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर कहर बरपा दिया है और एक ही रात में ऐसा हमला किया जिसने कई शहरों को दहला कर रख दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसमें पूरे मुल्क में कम से कम 8 लोग मारे गए। ज़ेलेंस्की के मुताबिक सबसे दर्दनाक हमला दिनिप्रो रीजन के रादुर्शे इलाके में हुआ, जहां एक रिहायशी मकान बैलिस्टिक मिसाइल लगने से पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया। उन्होंने कहा कि इस हमले में एक ही फैमिली के 5 अफराद, माँ, बाप और उनके 3 बच्चे मारे गए, जबकि 2 दूसरे बच्चों को जिंदा मलबे से बाहर निकाल लिया गया। ज़ेलेंस्की ने बताया कि लिवीव में भी एक रिहायशी इमारत निशाना बनी, जहां अब भी रेस्क्यू टीमें मलबा हटाकर लोगों की तलाश में लगी हैं। ये तस्वीरें, वीडियोस ज़ेलेंस्की ने खुद जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने इस एक हमले में 70 से ज़्यादा मिसाइलें और 280 से ज़्यादा अटैक ड्रोन्स इस्तेमाल किए। यूक्रेन का कहना है कि उसकी एयर डिफेंस फोर्सेस ने 260 से ज़्यादा ड्रोन्स मार गिराए, जबकि फाइटर जेट्स और मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट्स ने कई क्रूज मिसाइलों को भी रास्ते में तबाह कर दिया। एक तस्वीर ने इस्राएली फौज को मुश्किल में डाल दिया है और अब यही तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। ये फ़लस्तीनियों की तस्वीर है। इस्राएलियों का जुल्म इसमें दर्ज है। 2 इस्राएली फीमेल फ़ौजियों की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो आग पर पट्टी बंधे फ़लस्तीनी कैदी के साथ मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई थी, जिसके सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस पर सख्त रद्द अमल देखने को मिल रहा है। 30 जुलाई को ये तस्वीर चर्चा बन गई है। कई लोगों ने इस तस्वीर का कंपैरिजन इराक के अबू गरीब जेल स्कैंडल से किया, जहां अमरीकी फ़ौजी भी कैदियों के साथ तस्वीरें खिंचवाने की वजह से पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना बने थे। दोस्तों, इन फ़ौजी लड़कियों की इस करतूत, इस तस्वीर के बाद मामला इतना बढ़ गया कि इस्राएली फ़ौज को भी इसकी तफ्तीश शुरू करनी पड़ी। सोशल मीडिया पर शोर मच जाए तो अच्छे हिल जाते हैं। इस्राएली फ़ौज का कहना है कि तस्वीर और उससे जुड़े तमाम हालात की जांच की जा रही है और पूरी मालूमात सामने आने के बाद ज़रूरी एक्शन लिया जाएगा। वो एक्शन क्या होगा? किसी को मारने के बाद किसी की माफ़ी के वहाँ पर जुलूस निकलने लगते हैं, और सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर फ़ौजी करते हैं उसके बाद भी वहाँ बवाल मच जाता है। एक तस्वीर पर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हमें पता है, लेकिन हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, एक दिन देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन एक बार फिर इराक पहुंचने लगे हैं और अरबाइन का सबसे बड़ा रूहानी सफ़र अपने उरूज की तरफ बढ़ रहा है। 30 जुलाई को भी अरबाइन 2026 की रस्मों के साथ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आए ज़ायरीन इमाम हुसैन के रोज़े की तरफ पैदल सफ़र कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल की तरह इस बार भी लाखों ज़ायरीन करबला पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, जबकि रास्तों में उनकी खिदमत के लिए हज़ारों सबीलें लगी हैं, हज़ारों मकामात कायम किए गए हैं। दोस्तों, अरबाइन दुनिया के सबसे बड़े सालाना मजहबी इज्तिमाओं में शुमार किया जाता है, जहां हर नस्ल, हर ज़बान और हर मुल्क से लोग इमाम हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश करने करबला पहुँचते हैं। यानी जंग, सियासत और तमाम मुश्किल हालात के बावजूद करबला की तरफ बढ़ता ये काफ़िला एक बार फिर ये बता रहा है कि इमाम हुसैन की याद और पैगाम आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों को एक जगह जमा कर देता है। मैंने जब ये वीडियो, ईरान से आया हुआ वीडियो देखा, तो मुझे एक शॉट पर और सारे शॉट से ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने भारत से गए हुए ज़ायरीनों के हाथ में भारत का झंडा देखा। अपने मुल्क और अपनी चीज़ को देखकर खुशी अलग ही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।